हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हाई स्कूल का जो हाई स्कूल है यूपी बोर्ड का है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल का साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको प्रकाश का परावर्तन चैप्टर शुरू किया हूं और उसमें मैं आपको गोली दर्पण पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूं। ठीक है। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि जिसको भी ज़रूरत हो इस क्लास की वो क्लास से अटेंड करके अपना पढ़ाई कर सके। ठीक है। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आपका क्लास। हम आपको पढ़ाने वाले हैं गोली दर्पण के बारे में। कुछ बात हो गया है गोली दर्पण। हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण वह दर्पण है जो कांच के खोखले गोले से काटा हुआ भाग होता है। और उसके बाद मैं आपको कहा था कि अगले क्लास में मैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। गोली दर्पण में दो दर्पण होता है। दोनों दर्पणों के बारे में पहले जान लीजिए आप। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इन्हीं दोनों दर्पणों के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के बारे में बात करने से पहले इसमें कुछ ड्राइंग है, उसके बारे में देख लेते हैं। फिर अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है और अवतल दर्पण से कितने तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अवतल दर्पण होता है इसका नेचर क्या होता है, ये प्रकाश की किरण को क्या करता है। सबसे पहले तो आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि प्रतिबिंब निर्माण जब होता है या किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले दो किरणों की आवश्यकता होती है। कभी भी एक किरण से प्रतिबिंब का निर्माण नहीं किया जा सकता, कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो उससे पहले बात करते हैं कि अवतल दर्पण आखिर होता क्या है। अवतल दर्पण ये आपका जो उठा हुआ भाग होता है वो कलई किया हुआ होता है। उठा हुआ भाग कलई होता है और यहाँ पर ये क्या काम करता है, प्रकाश की किरणों को अपनी तरफ सिकोड़ देता है। ये कहिए कि प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है, अभिसारी बना देता है। मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए कि आपके अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, जब यह मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है तो यह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर वापस चली आती है। ये होता है। अगर इसे रेड से कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ये आपका प्रकाश की किरण है। जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए और मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जब जाती है तो यह
फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा पॉइंट, अगर हम यहीं नीचे से यही इसी वस्तु को, मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पे प्रवाहित किया जाए तो यह फिर से फोकस से होकर वापस जाएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरण को एक क्या कर रहा है, सिकोड़ दे रहा है। मतलब जो प्रकाश की किरण यह जा रही है उसे फोकस से होकर गुजरना पड़ेगा, दूसरी किरण जो जा रही है उसे भी फोकस से। ये देखिए दोनों किरणों का क्या काम किया है, ये सिकोड़ने का काम किया है, सिकोड़ कर किसी एक बिंदु पर जो है मिला देती है। और आपको पता है जिस बिंदु पर मिलाती है वहीं पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये कहेंगे हम कि ये जो फोकस होगा वहीं पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो क्या हुआ, ये किरणों को क्या करती है, अभिसारी कर देती है। मतलब किरणों को सिकोड़ने का काम कौन सा दर्पण करता है, तो हम कहेंगे कि अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का काम करता है। अब हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण से कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में जो फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष ये सब होते हैं, इनके परिभाषा हम आज बताएंगे। उसके बाद फिर वक्रता केंद्र होता है, ये वस्तु है रखा हुआ है ए बी, मान लीजिए आप ए बी डैश कर लीजिए। ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं आपकी यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। और ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष। इसके बारे में मैं आपको पहली क्लास, इसके पहले वाले क्लास में बता चुका हूं। तो आइए अब बात करते हैं वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, ध्रुव, मुख्य अक्ष ये सब क्या होते हैं, इनके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, मतलब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसके वक्रता केंद्र और फोकस और ध्रुव इन सब का परिभाषा लिख लेते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है ये ड्राइंग बना लेना आप। अवतल दर्पण ये है, आप अवतल दर्पण को अभिसारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये अभिसारी होता है, मतलब अभिसारी, इसे आप अभिसारी भी कहते हैं, कह सकते हैं। मतलब ये क्या करता है, किरणों को सिकोड़ने का काम करता है। तो आइए अब अगले पॉइंट में हम बात करते हैं फोकस और वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष के बारे में। सबसे पहले फोकस बिंदु क्या होता है, यहां पर हम एक छोटा सा ड्राइंग बना दे रहे हैं जिससे कि आपको पता चलता रहे कि किस बिंदु की बात कर रहे हैं। पी ए हो जाएगा और आपका ये फोकस और ये सी वक्रता केंद्र, ठीक। और ये आपका होगा वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी। ये आपको पता है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फोकस बिंदु का। किस चीज का, फोकस बिंदु। इसे भी क्लीन कर देते हैं। फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के, फोकस बिंदु जो होता है मुख्य अक्ष से जो दूरी होता है
वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच की जो दूरी होती है, बीच के मध्य की जो दूरी होता है, ये कहिए ध्रुव और वक्रता केंद्र की मध्य, जो मध्य में होगा वही क्या होगा, फोकस होगा। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है कि फोकस क्या है। अब फोकस का परिभाषा हम कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में मैं बात करता हूँ। अगर मान लीजिए कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। उसे फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। ये रहा आपका परिभाषा फोकस बिंदु का। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ये दो बार हो गया है यहाँ पर, सॉरी, आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। आपको परिभाषा पता चल गया। अब ये परिभाषा क्या होगा ये समझिए यहाँ ड्राइंग से। मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण के साथ जब टकराएगी, टकराने के बाद जब प्रकाश का किरण का परावर्तन होगा तो यह फोकस से होकर गुजरेगी और ये रहा जिस बिंदु पर मिलेगी उसी बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अब दूसरा परिभाषा हम बात करेंगे कि ध्रुव क्या होता है। ध्रुव के बारे में बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी क्लास लें, अपना पढ़ाई आगे बढ़ाते रहें। अगला पॉइंट हम देखते हैं ध्रुव ही देखिए। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु
ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ये देखिए आपका जिस गोलीय दर्पण से यह अवतल दर्पण काटा गया है, इसी दर्पण का मध्य बिंदु ही तो है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है वो क्या होता है, आपका ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये रहा आपका ध्रुव का परिभाषा। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। मतलब जिस गोलीय दर्पण से यह यह दर्पण काटा गया है, उसी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। अगला हेडिंग आप डाल लीजिए, वक्रता केंद्र क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या के बारे में, ठीक है, वक्रता त्रिज्या के बारे में देखते हैं। अब अगला देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र दर्पण जिस गोले से काटा गया भाग होता है उस गोले का केंद्र होता है। क्या होता है? जिस गोलीय भाग से, जिस गोलीय भाग से, नहीं वहां पर थोड़ा मिस्टेक है, यहां पर हो जाएगा जिस गोलीय दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है, भाग होता है उस गोले का, भाग होता है उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से व्यक्त करते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं। यह हुआ आपका परिभाषा। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जिस गोलीय दर्पण से, जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे स्मॉल c से व्यक्त करते हैं। ये रहा आपका। अब इसके बाद बात करते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, यहां पर हेडिंग डाल लीजिए। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या जो है ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी जो होगी वही आपका वक्रता त्रिज्या होगा। ये देखिए
ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी है यही तो है वक्रता त्रिज्या। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए आप। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। ये रहा आपका वक्रता त्रिज्या का परिभाषा। क्या है? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र की मध्य की दूरी। अब इसके बाद बात करते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। क्या? मुख्य अक्ष अब मुख्य अक्ष के बाद हम बात करेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। मुख्य अक्ष हेडिंग डाल लीजिए। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष आपका जो होता है, देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या होगा इसका परिभाषा? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये रहा आपका मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ये रहा आपका सभी जो मैंने यहाँ पर बताया, वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव, मुख्य अक्ष और वक्रता त्रिज्या, इन सभी का मैंने आपको परिभाषा बता दिया। अब मैं बात करता हूँ गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में हम थोड़ा ड्राइंग खींच के बता देते हैं। आइए बात करते हैं उसके बारे में।
गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। हेडिंग डाल लीजिए आप, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम में 3 नियम होता है। उसी तीनों नियम पर प्रतिबिंब का जो है निर्माण किया जाता है। तो आइए देखते हैं वो 3 नियम कौन कौन से हैं। फर्स्ट नियम जो होगा आपका, पहला नियम जो आपका होगा, पहला नियम होता है आपका, ये देखिए आप ड्राइंग, ये रहा आपका अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। और ये रहा आपका उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और एक अक्ष खींच दीजिए यहां पर। ये मान लीजिए का क्या रहा आपका, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। अब देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से? फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। यहां पर भी देख लीजिए, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पे जब प्रवाहित होगा तो यह क्या करेगा? दर्पण से टकराने के बाद यह परावर्तन होगा, परावर्तित होगी जब प्रकाश की किरण, तो यह प्रकाश की किरण कहीं पर मिलेगी नहीं। इसे हम क्या मानेंगे? इसे हम पीछे बढ़ाएंगे। मान लीजिए आपका फोकस इधर होगा, मानना नहीं, ये होगा ही, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो होगा आपका कांच के गोले से काटा हुआ भाग होगा। आपका फोकस इधर फोकस हो गया। अब ये रहा आपका वक्रता केंद्र। अब इसी प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे। जब पीछे बढ़ाएंगे तो आपका देखिए ये रहा, कहां से होकर जाएगी प्रकाश की किरण? फोकस से होकर। ये उत्तल दर्पण का ड्राइंग रहा, ये अवतल दर्पण का ड्राइंग रहा। ये रहा आपका पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा फोकस से ही होकर गुजरेगी। और उत्तल दर्पण में भी यही होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित तो हो जाती है, लेकिन इसे हम पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे तो ये कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से। ये कहेंगे कि फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये रहा आपका पहला पॉइंट। आप पॉइंट करके लिख सकते हैं, नीचे लिख दे रहा हूं मैं। मुख्य
अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य अक्ष से गुजरेगी। कहां से होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य अक्ष से गुजरेगी। ये नहीं होगा, सॉरी, यहां पर थोड़ा गलती हो गया है। हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से? फोकस यहां पर थोड़ा गलती हो गया था। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद हमेशा फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये देखिए, फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है प्रकाश की किरण। ये पहला नियम था। अब दूसरे नियम पर बात करते हैं कि दूसरा नियम क्या है आपका। आइए देखते हैं दूसरा नियम। आप ड्राइंग के साथ इसे बनाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरेगी। अगर ड्राइंग नहीं बनाएंगे तो रटना ही पड़ेगा। ड्राइंग के साथ आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट होगा, यहां दूसरा पॉइंट आपका होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि फोकस से आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद वो समांतर हो जाती हैं। फोकस से होकर प्रकाश की किरण जब जाती हैं तो मुख्य अक्ष के साथ समांतर हो जाती हैं। ड्राइंग कैसे बनेगा देखिए। ड्राइंग रहेगा आपका, ये अवतल हो गया, ये आपका उत्तल। यहाँ पर फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। कह रहा है आपका दूसरा नियम कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या होगा? फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये रहा आपका ड्राइंग। देखिए, जब फोकस से होकर जा रही है
दर्पण से टकराने के बाद जो अवतल दर्पण है आपका, टकराने के बाद यह क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। यही चीज उत्तल दर्पण में होगा। जब फोकस से, इधर से तो जाएगा नहीं प्रकाश की किरण, हम इधर से डालेंगे, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराएगी तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आपका दूसरा नियम रहा। ये देखिए, अगर डाट डाट करके बढ़ाएंगे आप आगे, देखिए फोकस से होकर जा रही है, ये फोकस से होकर जा रही है। ये रहा आपका दूसरा नियम, कह रहा है फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और उत्तल दर्पण में भी यही हुआ है। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आपका अब तीसरा नियम होगा, पहले तो दूसरा नियम का पॉइंट लिख लीजिए आप यहां पर। आपका होगा फोकस बिंदु से होकर जाने वाली, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह रहा आपका दूसरा नियम, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह रहा आपका गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम का दूसरा नियम। अब एक नियम और होता है, तीसरा नियम। आइए तीसरे नियम के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसे नोट करते जाइए, नोटबुक अच्छे से आप बनाइए ताकि आप बाद में पढ़ाई कर सकें। तीसरा नियम आपका क्या होगा? जो तीसरा नियम है वो कह रहा है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग में वापस हो जाती है। तो क्या होगा तीसरा नियम, यहां पर तीसरा पॉइंट लिख लेना। तीसरा पॉइंट होगा आपका, पहले तो ड्राइंग बना लीजिए। और ये मुख्य अक्ष, इसमें भी मुख्य अक्ष बना लीजिए। इसे थोड़ा और बढ़ा लीजिए जब मुख्य अक्ष थोड़ा ऊपर हो गया है। तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है, अगर मान लीजिए ये आपका फोकस है, यह वक्रता केंद्र है और यह ध्रुव है, और उत्तल दर्पण में भी यहाँ पर ध्रुव होगा, और ये आपका फोकस होगा और ये आपका वक्रता केंद्र होगा। कह रहा है वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग में वापस चली जाती हैं।
तो ये हुआ कि वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण आएगी अवतल दर्पण पर टकराने के बाद जब प्रकाश की किरण परावर्तित होगी तो वो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। मतलब ये हुआ कि जिस मार्ग से प्रकाश की किरण आई उसी मार्ग में वापस लौट गई। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होगा। कह रहा है वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। यहाँ देखिए ये रहेगा आपका, मान लीजिए यहाँ से आती है वक्रता केंद्र, ये देखिए डॉटेड लाइन जब बढ़ाएंगे आप ये होगा। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। यहाँ पर आप लोग नोट कर लिए हो तो मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये होगा आपका ड्राइंग। मतलब ये हुआ कि वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण आएगी वो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक, प्रतिबिंब बनने के नियम यहां पर था कि नियम, ये रहा आपका तीसरा नियम। अब तीसरा नियम में आप पॉइंट करके लिख लीजिए, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये रहा आपका तीसरा नियम। कह रहा है कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये रहा आपका गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम। अब इसी के साथ मैं आपका क्लास ये समाप्त करता हूँ। अब अगला क्लास जो भी होगा उस पर बात करेंगे। इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।